नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। एक बिजली कंपनी बड़नगर से बेरसा तक हाई टेंशन लाइन डाल रही थी। 7 जून की रात गांव बालोदा लखा और बालोदा कोरन के बीच कच्चे रास्ते पर रखे तार चोरी हो गए थे। इन तारों का वजन 3045 किलो और कीमत लगभग 9 लाख रुपए थी। कंपनी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। गांव में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साइबर सेल की मदद ली गई। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि चोरी के तार एक बोलेरो पिकअप में रतलाम ले जाए जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत रुनीचा धमाना रोड पर घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया। गाड़ी में 5 लोग बैठे थे और पीछे 13 बंडल तार रखे थे। जब बंडलों को खोला गया तो उसमें वही एल्यूमिनियम के मोटे तार मिले जो चोरी हुए थे। साड़ी की गाड़ी में रखी 2 केनों के 60 लीटर कच्ची शराब मिली, जिसके लिए कोई लाइसेंस नहीं था। सर, हाइड्रेशन लाइन के कुछ आरोपी पकड़ा गए हैं क्या? दिनांक 10 तारीख को 10 जून को थाना भाटपछला पर यह सूचना मिली। आंध्र प्रदेश के निवासी हमारे फरियादी के प्रसाद जो है थाने पर आए। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी रामचंद्र राम नाम की कंपनी, जिसको एमपीपी जबलपुर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 132 केवी की लाइन डालने के लिए, जिसे वो लाइन बड़नगर से बिरसा तक डालनी थी। उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें प्राप्त हुआ था। तो 7 तारीख की रात को वहाँ से बालोदा लखा और बालोदा कोरन के बीच में जब वो काम कर रहे थे, वहाँ से चोरी हो गई। कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की गई। यह सूचना हमें थाने पर प्राप्त हुई। जैसे ही सूचना थाने पर प्राप्त हुई, थाना भाटपछला की टीम एक्टिव हो गई और हमने यहाँ विभिन्न दिशाओं में यहाँ पे से टीमें रवाना करी। टीम्स जो हमने रवाना करी, उन्होंने पतार से शुरू करी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम के लोग थे, ग्राम कोटवाल, ग्राम के रहवासी, हमने पूछताछ शुरू करी। हमारे जिला साइबर सेल से हमने मदद ली और जो भी कच्चे रास्ते और पक्के रास्ते जहाँ भी हमें लग रहा था कि सीसीटीवी कैमरास हो सकते हैं, वहाँ हमने सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू करे। जब सीसीटीवी फुटेजेस हमने खंगाले तो हमें पता चला कि 7 तारीख के दरमियान ये जो बालोदा लखा बालोदा कोरन के बीच में एक पिकअप वाहन बोलेरो का दिखा गया था, सफ़ेद कलर का, जो उस क्षेत्र में था। इस दिशा में जब हम आगे बढ़े, हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई, तो हमने अपना मुखबिर तंत्र इस दिशा में आगे बढ़ाया। जब हमने इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करी तो फिर हमें एक मुखबिर से पता चला कि ये जो वाहन है ये धामना रोड से रतलाम की तरफ रवाना हो रहा है। जब धामना रोड से हमें पता चला तो हमारी टीम धामना रोड पर गई। वहाँ हमने 1 से 2 घंटे वहाँ वेट किया, इंतज़ार किया। धामना रोड पर घेराबंदी करी। ये वाहन वहाँ से गुजरते से हमने इसे पकड़ लिया और हमने पूछताछ शुरू करी। जब पूछताछ हमने शुरू करी तो हमने ड्राइवर को बाहर निकाला, पूछा तो ड्राइवर की जो बातचीत थी उस संदिग्ध थी। वो ड्राइवर का नाम था शकील, जो हाट की चौकी रतलाम का निवासी। उसने बताया कि मैं कुछ सामान लेकर के जा रहा हूँ रतलाम की ओर। हमें संदिग्ध लगा। जब हमने त्रिपाल हटा करके देखा, ब्लू कलर की त्रिपाल जो थी वो वाहन पे लगी हुई थी। त्रिपाल हटाकर जैसे ही देखा तो हमने देखा कि उसमें 3 आरोपी और बैठे हैं। ये आरोपी थे बंटी हो गया, श्यामलाल हो गया और अजय हो गया। हमने वहाँ से 5 आरोपी गिरफ्तार करे और जब थाने पर ला करके और पूछताछ करी तो पता चला कि इनके साथ 3 आरोपी और थे जो फरार हैं। साथ में उस वाहन में हमें 13 नग बंडल केबल वायर्स के प्राप्त हुए और साथ ही वहाँ पे कच्ची शराब के 2 नीले ड्रम भी हमने पाए, जिस पर हमने धारा बढ़ा के 34(2) आबकारी एक्ट की अपराध पंजीबद्ध किया है। बाकी जो 3 फरार आरोपी हैं उनके लिए पतारसी के लिए हेतु हमारी टीम रवाना है और प्रयासरत है, जल्दी हम वो भी पकड़ लेंगे और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एल्यूमिनियम की जो तार है उनकी कीमत कितनी होगी? उनकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। ये 3049 किलो लगभग वजन है इनका और इनकी लंबाई 3125 मीटर है और जो अमूमन कीमत इनकी 9 लाख रुपये है। जहरीली शराब है, उसकी कीमत कितनी होगी? 60 लीटर शराब है, इनकी कीमत 6,000। इंदौर की राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या की गूंज अब भी थमी नहीं है। 11 मई को हुई शादी और फिर 21 मई को शुरू हुआ हनीमून अब एक त्रासदी बन चुका है। राजा की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को उनका परिवार उज्जैन पहुंचा और पवित्र सिद्धवट घाट पर विशेष पूजा व पिंडदान किया गया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सभी धार्मिक विधियों के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं पूरी की। इस अवसर पर राजा का भतीजा विधान और उनकी पत्नी सोनम का भाई गोविंद भी उपस्थित रहा, जिसकी आंखें अपनी बहन के इस क्रूर कर्म से शर्मसार थी। सोनम के भाई गोविंद ने भावुक स्वर में कहा, मैं राजा को जीजा नहीं भाई मानता था। मेरी बहन ने जो किया वह माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर वह दोषी साबित होती है तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम इतनी जिद्दी थी कि परिवार उसके निर्णयों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाता था।
गुरुजी से मैंने पूछा कि क्या मैं तर्पण कर सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ करा, तो उस हिसाब से मैंने तर्पण कर दिया। क्योंकि एक्चुअली बताते गोत्र वगैरह और ये रहता है, तो मुझे आइडिया नहीं, तो गुरुजी ने बताया कि तर्पण करना चाहिए आपको, आपके वो जमाई थे या आप मतलब छोटे ही थे इसलिए, और आप परिवार के हैं। नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आइडिया होता तो देखिए, राज भी मेरे यहाँ जॉब करता था, सोनम मेरी बहन थी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अंदेशा मुझे होता तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस विषय में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। राज के जो दोस्त लगता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हो रही है ये सब दोस्ती में, क्योंकि उसके दोस्त सर्कल से ही सब लोग पकड़ा रहे हैं दिनों दिन। और पैसे के लिए करते तो कोई बाहर से भी शायद कर सकते थे, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि राजा की हत्या के पहले सोनम ने अपना मंगल सूत्र उतार के होटल में रख दिया था, उस पर क्या कहना है? देखिए, उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें तो जो बैग पुलिस वाले थ्रू जो चेक करवाया गया है उसमें ऐसे कुछ भी मिला नहीं है, और पुलिस वालों ने भी मना करा था कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला। हमने इसकी वीडियोग्राफी भी करी है। मैंने खुद बाद में, पुलिस वाले ने पहले चेक करने के बाद में मुझे भी चेक कराया था, मगर उसमें उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला था। और पुलिस वालों ने मना भी करा था कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ चांदी की एक परत, जैसे जो बीजासन बोलते हैं, वो निकली थी, और 2 बिछुड़ी निकली थी एक डब्बी में छोटी। बाकी गोल्ड वाला आइटम कुछ नहीं निकला। मैं तो माफ़ी मांग नहीं पाया, मगर मैं मिलने ज़रूर गया था। और मुझे ऐसा माफ़ी के हिसाब से नहीं गया था कि माफ़ कर दीजिए। मैं तो मतलब फैमिली के हिसाब से गया था कि ठीक है, मेरी फैमिली में जो मेरी बहन से गलती हुई है, सब चीज़ें उसको भूल के, मतलब मैं आपकी फैमिली के साथ हूँ, तो उस हिसाब से मैं गया था वहाँ पर। आगे इसी तरीके से परिवार के साथ में रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, वो परिवार का रिश्ता भी हम विपिन जी और सचिन जी और हम परिवार वालों ने मिलकर ही तय करी थी, तो इसलिए हम चाह रहे कि एक फैमिली तो रहे कम से कम। आपने एक बात और बोली कि आप सोनम को फांसी की अकाउंट में शामिल है या उसकी बराई करते हैं? बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी भी यही चल रहा है पूछताछ में कि राज सोनम का नाम ले रहा है, सोनम राज का नाम ले रही है, तो अभी कंफर्म तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी जितने सबूत मीडिया के और पुलिस वालों के थ्रू जितने हमें पता चल रहा है, उस पे तो हमारा यही निर्णय है, क्योंकि कि जिस हिसाब से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, तो फांसी होना चाहिए। आप शिलोंग जाएंगे सोनम से मिलने? नहीं, शिलोंग सोनम से मिलने तो नहीं जाना है, मगर शिलोंग पुलिस ने मुझे बुलाया है। कभी भी 2-4-5 दिन में जब भी समय मिले तो आप आइएगा, कुछ मतलब उनको कुछ बात करना होगी। आपका परिवार भी कुछ आपके खिलाफ है? नहीं, मेरा परिवार मेरे खिलाफ मतलब ऐसा कुछ, देखिए, मैंने अभी ऐसा कोई भी दोष नहीं करा कि जिससे परिवार मेरे खिलाफ आए, तो ऐसे कोई मेरे परिवार के लोग और आपके पिताजी? देखिए, वो जो उस समय जो नकारा था पिताजी ने और माताजी ने, वो जिस दिन सोनम रात को 12 बजे मुझे फ़ोन वगैरह आया, उसके बाद में सब चीज़ें मैंने बताई। और राज कुशवाहा और जो भी उसके दोस्त वगैरह पकड़ाए थे, इसका अंदेशा परिवार वालों को नहीं था। और ये मैं जब कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा और मुझे जब सब मीडिया के थ्रू पता चला कि राज कुशवाहा का हाथ है और ये है वो, तो 9 बजे जब मैंने कोलकाता एयरपोर्ट से उनको फ़ोन लगा के बताया पिताजी को कि पापा ऐसी बात है, और ये सब चीज़ें क्लियर करी, उसके बाद में वो रुक गए थे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों को कोई अंदाज़न था। उन्हें भी लग रहा था कि लड़की बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है, इसलिए। राज को तो मैं पिछले 3-4 साल से जानता ही हूँ, और स्वभाव तो नहीं लगा, क्योंकि हमेशा वो सोनम को दीदी दीदी बोलता था, और मुझे तो भैया बोलता है, और पूरे सभी के सामने दीदी उसको और मुझे भैया बोलता था, और राखी वगैरह भी बनवाता था। हाँ जी। वो कौन लगते हैं आपके, जिनका ऐसा बोला जा रहा है हवाले का कारोबार? देखिए, वो तो सब आपके थ्रू ही चीज़ों को बढ़ाई जा रही है, और हवाले का काम उसका सिर्फ ये लिंक है कि सोनम उसका अकाउंट मतलब सोनम का जो मोबाइल नंबर ऑफिशियल मोबाइल नंबर था, वो उस पर उस जितेंद्र रघुवंशी का अकाउंट पे नंबर चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो जो गोडाउन के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सब उसके थ्रू होते थे। और वो जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, मेरे से बड़ा भी है 2-3 साल, मगर वो थोड़ा अनपढ़ टाइप का है, तो इसलिए गोडाउन पे काम करता है। तो ये सब ट्रांजेक्शन वो है, और अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को हवाला बोल सकते हैं तो ये तो गलत है। ये गुस्सेल तो वो है, गुस्सेल का मैं नहीं बोलूँगा गुस्सा नहीं करती, गुस्सा तो वो करती है, मगर इस लेवल से कभी आज तक उसने, मतलब इसका लेवल क्या, मतलब जो गुस्सा नॉर्मली जो घर परिवार में होता है कि कोई बात करना या कुछ करना, वो नॉर्मली गुस्सा था उसके पास। बाकी इतना बड़ा काम कर सकती है वो मुझे आइडिया नहीं था उसका।
आज राजा को 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसीलिए उज्जैन आया था 10वीं पूजा करने के लिए राजा की आत्मा की शांति के लिए। और कौन कौन इसमें भी शामिल हुए पूजन में, क्या कुछ अभी आ रहा है? मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मौसी के लड़के हैं और मेरे जियाजी है, हम लोग शामिल हुए हैं। और सोनम के घर से उनके भाई शामिल हुए इसमें। सोनम के भाई भी आए हैं। हाँ, जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति में मृत्यु के उपरांत जो कर्म विधान होता है, पिंडदान के माध्यम से जो सारी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आज पहले दिन से लेकर के तो सप्तमी तक का कार्य, जिसमें नारायण बलि विधान प्रमुखता में जो होता है, तो वो सारा कार्य यहाँ पर आज पूर्ण हुआ है। क्योंकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति ये कहती है कि जिसकी जन्म हुआ है वह अपने परिवार के पूर्वजों में सम्मिश्रण के साथ में पूर्णता को प्राप्त करे। तो वह विधि जो सनातन धर्म संस्कृति की है, जिसमें पहले दिन के जहाँ घर से शमशान तक के पिंडदान, उसके पश्चात के पहले दिन से 10वें दिन में नए शरीर का निर्माण के लिए जो पिंडदान होता है, उसको हम दशा बोलते हैं, दशगात्र बोलते हैं। एकादशा नारायण बलि कर्म, द्वादशा में वर्ष भर के पूरे पिंडदान, पश्चात सप्तमी तक का कार्य आगे मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन की बेटी नव्या तिवारी ने इतिहास रच दिया है। महज 18 साल की उम्र में नव्या ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहला प्रयास करते ही सफलता हासिल कर ली। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगी। इतना ही नहीं, वह मध्य प्रदेश की पहली लड़की है जिसे एनडीए में स्थान मिला है। एनडीए की परीक्षा में इस साल देश भर में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। केवल 8,000 अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा पास कर सके और उनमें से नव्या भी एक थी। इंटरव्यू के लिए नव्या को बनारस बुलाया गया, जहां 5 दिन की कठिन प्रक्रिया के बाद उनका चयन हुआ। नव्या बताती हैं कि उनके पिता नवलेश तिवारी भी एक समय एनडीए में जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। जब नव्या 8वीं कक्षा में थी तब उन्होंने यह सपना अपने लिए चुन लिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में लड़कियों को प्रवेश की अनुमति दी, नव्या ने पिता के अधूरे सपने को अपना मिशन बना लिया। बताइए, आपका जो है सिलेक्शन हुआ है और कैसे आप तैयारी रहेगी और कैसे इसको लेकर आप मॉडिफाई हुए थे और क्या प्रेरणा थी? मैं स्टार्टिंग से, मेरे पापा ने एक बार अटेम्प्ट दिया था एयरफोर्स में जाने के लिए, और जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने मतलब बहुत सोचा इस बारे में, और जो पापा नहीं कर पाए वो मुझे करना था। तो तब से मैंने 8th क्लास में डिसाइड किया था कि मैं एयरफोर्स जाऊंगी। फिर 9th में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि एनडीए अब गर्ल्स के लिए भी खुला है, जो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे एनडीए करना है। 11th 12th में मैं इसलिए घर से बाहर चली गई थी। मैंने सीकर से 11th 12th करी, तब से ही मतलब दिमाग में था कि एनडीए करना है। 12th में मैंने सितंबर 2024 में पहला अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट रिटन क्लियर किया। जनवरी में मेरा इंटरव्यू था, 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, और उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में रिकमेंड हुई, फिर मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट में मैं AIR 260 हूँ, और ऑल ओवर इंडिया गर्ल्स में ऑल इंडिया रैंक मेरी 27th है। और कल मुझे ज्वाइनिंग लेटर आ गया फाइनली अकेडमी से। तो जर्नी बहुत काफ़ी पॉइंट्स पे डिफ़िकल्ट थी, बट हाँ एंड में यही है कि इफ़ यू डोंट गिव अप, मतलब जिसने गिव अप कर दिया उसको कुछ नहीं मिलता एंड में, बट जो लगा रहा उसको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। बस यही सोच के, और घर वालों का बहुत सपोर्ट था, मेरे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची। परीक्षा में शामिल होते हैं, इसके साथ ही अब कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और किन स्कूल से आपने पढ़ाई करी और कितना जो है संघर्ष किया? इस एग्ज़ाम में करीब 4 से 5 लाख लोग बैठते हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़। अराउंड 2 लाख गर्ल्स बैठती हैं, बट एंड तक आते आते सिर्फ 400 लोग अकेडमी जाते हैं। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें करीब मेरे कोर्स में करीब 8,000 लोगों ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसीजर क्लियर करते करते सिर्फ 792 लोग बचे थे। 792 लोगों की मेरिट लिस्ट बनी थी, उसमें से सिर्फ 400 अकेडमी जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 20 लड़कियाँ अकेडमी जाएंगी ऑल ओवर इंडिया। 2 लाख लड़कियों ने एग्ज़ाम दी थी, उसमें से सिर्फ 20 लड़कियां अकेडमी जाएंगी। और हाँ, काफ़ी मतलब मुश्किल था, संघर्ष बहुत किया, बट हाँ देश को सर्व करना है अगर फ्रंट लाइन पे, मतलब मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं फ्रंट लाइन पे अपने देश को सर्व कर पाऊंगी इसी बहाने। और अब मेरी पोस्टिंग 21st को मेरी ज्वाइनिंग है, जो कि पुणे में है, एनडीए पुणे खड़कवासला में है, और वहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी। 3 साल की मेरी वहाँ ट्रेनिंग होगी, फिर मेरी 1 साल ट्रेनिंग होगी हैदराबाद में एयरफोर्स अकेडमी में। उसके बाद 4 साल बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन हो जाऊँगी।
संघर्ष तो सभी का थोड़ा थोड़ा रहा है, लेकिन मेहनत पूरी उसकी है। मैं एक माँ हूँ और माँ सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकती है अपने बच्चे के लिए, और वो मैंने की है और ईश्वर ने सुना भी है। और बच्चे की काफ़ी मेहनत थी, पूरे मध्य प्रदेश में से एक जो निकली है, ये मेरे लिए सपने से भी बढ़कर है। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन देश के लिए ये करने का जो मौका इसको मिला है और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी का प्रेम, इसमें आशीर्वाद जो मेरे साथ रहा है, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्स में मैंने इसको स्विमिंग एकेडमी भेजा था, वहाँ पर भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कोरोना में ये घर वापस आई। और ये इसका जो डिसीजन था वो खुद का ही था। 10th एग्ज़ाम जब इसने क्लियर किया तो इसने खुद ने ही बोला कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, और उसके पापा ने पूरा इसका साथ दिया। मेरी तरफ से मैं जो कर सकती थी मैंने पूरा साथ दिया, और आज इसने उस साथ का, उस संघर्ष का परिणाम के रूप में अपनी जो मेहनत की है उसने कर दिखाया। संध्या तिवारी। 2011 में हुई शादी के बाद से ही एक पीड़ित महिला द्वारा पति के अवैध संबंधों की जानकारी लगते ही उस पर पहाड़ सा टूट पड़ा। तब से महिला पति और ससुराल वालों की प्रताड़नाओं का शिकार हो रही है। वहीं दर दर भटकने पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब पानी सिर के ऊपर जाने के बाद जान का खतरा होने पर महिला ने उज्जैन पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल उज्जैन के पटेल नगर निवासी विशाखापति जयराज सिंह बैस की शादी 30 अप्रैल 2011 में जयराज सिंह बैस पिता प्रदीप सिंह बैस से साथ हुई थी। विशाखा के अनुसार शादी के 1.25 महीने बाद ही उसे पति के अवैध संबंधों की जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसने अपना घर बचाने के लिए कोई विरोध नहीं किया। विशाखा के अनुसार यह खबर जब उसके ससुर को हुई तो उन्होंने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली। बस उसके बाद से ही पति जयराज सिंह बैस और उन्हें अन्य ससुराल वालों ने मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मेरे पति ने मुझसे तलाक का दावा भी लगाया, लेकिन मैं साथ रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने धारा 9 के साथ ही भरण पोषण के लिए आवेदन किया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मुझे 26,000 रुपये भरण पोषण की देने के भी निर्देश दिए थे। साथ ही धारा 9 के अंतर्गत पर पति के साथ रहने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन मेरे पति ने ना तो भरण पोषण किया बल्कि मेरे भाई और मां के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मुझ पर केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में मेरे भाई पर भी जानलेवा हमला किया। इसीलिए मैं पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने आई हूं कि इन लोगों के राजनीतिक दबाव में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, साथ ही हमारी जान को खतरा भी है। यह लोग हमें कभी भी मरवा सकते हैं। पीड़ित महिला के अनुसार पति जयराज सिंह से उसके 2 बच्चे हैं, वहीं जिस महिला के साथ उसके अवैध संबंध है उसके भी 2 बच्चे हैं। मेरी शादी 30 अप्रैल 2011 को जयराज सिंह बैस के साथ में हुई थी। मेरे ससुर जी को जब पता चला कि मेरे पति के किसी अवैध महिला के साथ में अवैध संबंध है किसी दूसरी महिला के साथ में, तो मेरे ससुर जी ने आत्महत्या कर ली। उससे उनके 2 बच्चे हैं। मेरे साथ में भी जयराज सिंह बैस के 2 बच्चे हैं। मेरे ऊपर उन्होंने तलाक का दावा लगा रखा है, और जब तलाक के दावे के बाद में मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ में, मैंने भी धारा 9 का केस लगा रखा है कोर्ट में, जो मैं जीत चुकी हूँ। मैंने मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए जब केस लगाया और 26,000 रुपये का मेरा ऑर्डर हुआ है, वो मैं जीत चुकी हूँ। और मैं वहाँ मेरे ससुराल में रहने के लिए भी मेरा केस जीत चुकी हूँ। और अब मेरे ऊपर जयराज सिंह बैस ये दबाव बना रहा है कि कोर्ट के केस वापस ले ले। इसी दबाव के कारण से उसने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ में 1.5 महीने पहले भी मारपीट करी है, और उसके ऊपर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद में अभी मेरे भाई के साथ में वापस से जानलेवा हमला करा है इन लोगों ने, और मेरे भाई को गंभीर चोटें लगी है उससे। और ये सब कुछ षड्यंत्र वो इसलिए रच रहा है ताकि उसे मुझे भरण पोषण न देना पड़े, और उसने उस दूसरी महिला को घर में रख रखा है, और उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। उसने मेरे पत्नी के होते हुए मैं उस औरत को क्यों रख रखा है आखिरकार में? मैं तो बस सिर्फ इतना न्याय चाहती हूँ, और उसके बावजूद भी, इतना परेशान होने के बावजूद, इतने सबूत जुटाने के बावजूद भी मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे भाइयों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी पूरी परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारी जान को इतना खतरा है कि हम कभी भी मर जाएंगे, हमें वो कभी भी मरवा देगा। इतना राजनीतिक दबाव बनवाता है पूरे सब लोगों के ऊपर, और कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई थाने पे हमारी सुनवाई नहीं होती। आपका नाम? विशाखा बैस।
जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई अहम खुलासे हुए। फरियादी आकृति ने पुलिस को बताया कि उसने वर्ष 2018 में उज्जैन के रहने वाले आरिफ खान के माध्यम से जॉर्जिया में MBBS के लिए एडमिशन लिया था, जहां रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण वर्ष 2022 में 4 साल की पढ़ाई कर भारत लौट आए। शेष 1 वर्ष की MBBS की पढ़ाई बाकी थी। इसके लिए उसने आरिफ खान से संपर्क किया। आरिफ ने अपने साथी शाहरुख मंसूरी, गोमू और शाहीन मंसूरी के साथ मिलकर फरियादिया को ठगने की साजिश रची। वहीं फरियादिया को कजाकिस्तान के ताशकंद में मेडिकल एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए 3 लाख रुपए और पासपोर्ट मार्कशीट के लिए इन रुपए और दस्तावेजों की कोई रसीद नहीं दी। इसके बाद आरोपियों ने और 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लिए। वहीं छात्रा कजाकिस्तान के दूरदराज इलाके में फंसी रही। दूतावास से संपर्क करने के बाद वह जैसे तैसे वहां से निकल पाई और खुद के खर्चे कर किर्गिस्तान से ही डिग्री पूरी की। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शाहरुख मंसूरी उज्जैन के तोपखाने का रहने वाला, आरिफ खान उज्जैन के नागजरी क्षेत्र का रहने वाला, गोमू विदिशा का मूल निवासी है, वहीं शाहीन मंसूरी शाहजपुर का रहने वाला है। SP प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी प्रदेश में छात्रों के एडमिशन कराने को लेकर एक कंपनी चलाते हैं, जिस संबंध में उनके लाइसेंस की व्यवस्था वर्तमान में नहीं हो पाई। छात्रों को विदेश में एडमिशन का झूठा आश्वासन देकर मोटी रकम वसूलते हैं। पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि इस प्रकार कितने लोगों से ठगी हुई है। यादव है, इनकी शिकायत पर इन्होंने जनसुनवाई में एक शिकायत दी थी, उसको वेरीफाई किया। उस पर 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। शाहरुख मंसूरी तोपखाना उज्जैन, आरिफ खान नागजरी उज्जैन, गोमू ये विदिशा के रहने वाले हैं, अभी इंदौर में रह रहे हैं, और एक शाहीन मंसूरी निवासी शाहजहापुर। ये चारों के द्वारा इनको किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर इनसे करीब 8 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ये 2018 से लेकर 2022 तक आरिफ के माध्यम से जॉर्जिया में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद ये लौट के आई तो इनका 1 साल का एडमिशन इन्होंने कहा कि हम आपका उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कराएंगे। जब ये ताशकंद पहुंची तो इन्होंने एक एजेंट ने इनको होटल में स्टे कराया और उसके बाद 970 किलोमीटर दूर एक जगह पर इनका एडमिशन कराया, जहां पर इनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई। इनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया और इनसे जब फ़ीस मांगी गई तो इन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को फ़ीस जमा कर दी है, परंतु उसके बावजूद इनको वहाँ पर फ़ीस जमा करनी पड़ी। उसके बावजूद जब इनकी क्लासें चालू नहीं हुई तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में संपर्क किया। इंडियन एम्बेसी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उज़्बेक में बताया। उसके बाद इन्होंने किर्गिस्तान से एम्बेसी के माध्यम से पुनः फ़ीस जमा करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी और अभी इंदौर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। इस पूरे मामले की जांच की गई तो ये 4 लोग इसी तरह से स्टूडेंट्स को फ्रॉड करके विदेश में MBBS के नाम पे ठगते हैं, इनका पैसा लेते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि किसी दूर दराज के कॉलेज में इनको भेज दिया जाता है, जहाँ इनका ना एडमिशन होता है ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएँ होती हैं। इन चारों से भी पूछताछ की जा रही है। इनका इंदौर में एक ऑफिस है ISM एजुकेट करके, उसके सारे रिकॉर्ड्स को हम खंगाल रहे हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए लड़की से करीब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था, तो इनके बैंक खातों की डिटेल्स भी निकाल रहे हैं। जितने लोग इसमें फ्रॉड किए गए होंगे उन सबसे हम संपर्क करेंगे और उनकी तरफ से पृथक मामले इसमें दर्ज किए जाएंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की फर्जी एजेंसीज़ जो एजुकेशन के नाम पे आपको ठगती हैं, एडमिशन कराने के नाम से आप पर रकम लेती हैं, उनके झांसे में ना आए। कृपया ऑथराइज्ड और जो वास्तविक कॉलेज हैं उनको सर्च करने के बाद ही उनमें एडमिशन लें। धन्यवाद। 8 लाख रुपए का हम लोगों को डिटेल लिया हुआ है। बाकी इनका कहना है कि इन्होंने समय समय पर इनको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ के नाम पर नगद में भी बहुत सारा पैसा दिया है, उसका वो अभी डिटेल निकाल रहे हैं और वो हमको उपलब्ध कराएंगे। NDPS का क्या मामला है? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।